जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर पे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेयर्स ऑफ आईलिड देखा, जिसमें हमारा पहला स्किन आता है, फिर सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल, सब मस्कुलर लेयर, टार्सस। इसके बाद हम ऑर्बिटल सेप्टम देखेंगे और कंजक्टिवा देखेंगे और इस तरह आपका लेयर ऑफ आईलिड खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑर्बिटल सेप्टम को। ऑर्बिटल सेप्टम ये क्या है? सीट ऑफ फेसिया और मेम्ब्रेन अटैचिंग द अपर बॉर्डर ऑफ द अपर टार्सल ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। इसको देखिए फिगर से देखेंगे, ये हमारा आईलिड के बाकी सारे लेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टार्सस आ जा रहा है और टार्सस से आप देखेंगे कि ये अटैच्ड एक स्ट्रक्चर जा रही है ऊपर। तो यही हमारा क्या है? ऑर्बिटल सेप्टम है, जो कि फेसिया वर्ड यूज किया जाता है मेम्ब्रेन के लिए, जो बहुत ही थिन लेयर होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, जो कि ऊपर जो हमारा फ्रंटल बोन है उसके पेरीऑस्टियल लाइनिंग से अटैच्ड होती है। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंटल बोन है और फ्रंटल बोन के ऊपर एक कवरिंग है जिसे पेरीऑस्टियम कहते हैं। उसके लाइनिंग से हमारा एक आर्कस मार्जिनलिस है और उससे हमारा ऑर्बिटल सेप्टम निकल रहा है, ठीक है। तो जो कोई भी बोन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे पेरीऑस्टियल कवरिंग कहते हैं, पूरे बॉडी में जहाँ भी बोन है उसके ऊपर ये कवरिंग होगी ही। तो हमारे फ्रंटल बोन पे भी ये कवरिंग होती है और इससे हमारा आर्कस मार्जिनलिस जुड़ा होता है, जिससे हमारा ऑर्बिटल सेप्टम एराइज होती है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। सीट ऑफ फेसिया और मेम्ब्रेन अटैचिंग द अपर बॉर्डर ऑफ द अपर टार्सल टू द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। यही चीज हमने आपको भी समझाया। मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ द पेरीऑस्टियम ऑफ द फ्रंटल बोन। अब देखिए कहा जाता है कि ये कोई प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक जो हमारा पेरीऑस्टियम लाइनिंग है इसी का एक्सटेंशन होता है ऑर्बिटल सेप्टम। चूंकि ये मेम्ब्रेन्स हैं और मेम्ब्रेन क्या होती है? किसी न किसी चीज से मेम्ब्रेन कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं होती है, वो किसी न किसी चीज से अटैच ही होती है। तो ये हमारा पेरीऑस्टियम का ही एक्सटेंशन है। इसके बाद हम देखेंगे आर्कस मार्जिनलिस, थिकनिंग एट द मार्जिन ऑफ द पेरीऑस्टियम वेयर द सेप्टम अटैच एंड ट्रेवल टुवर्ड्स द टार्सस। हमने बताया ना ये क्या है? हमारा आर्कस मार्जिनलिस है, जो कि एक थिकनिंग है। कहाँ पे? मार्जिन ऑफ द पेरीऑस्टियम वेयर द सेप्टम अटैच, जहाँ सेप्टम अटैच होता है और वहां से ट्रेवल करके हमारे टार्सस तक आता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेपरेट्स आईलिड फ्रॉम ऑर्बिट, एक्ट एज अ बैरियर प्रिवेंटिंग इन्फ्लामेशन ब्लड इन द एंटीरियर आईलिड फ्रॉम स्पिलिंग इनटू द ऑर्बिट। देखिए हमारा ऑर्बिटल सेप्टम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये एक बैरियर का काम करती है। बैरियर किस चीज के लिए? जब भी हमें ट्रॉमा होता है, हमें चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है जिस वजह से इन्फ्लामेशन होती है, तो ये अपर आईलिड में इन्फ्लामेशन को ऑर्बिट तक जाने से रोकती है। चाहे इसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाए, चाहे किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो ये ऑर्बिटल सेप्टम एक दीवार की तरह काम करती है। जैसे दीवार के इस पार से उस पार जाने के लिए हमें उसमें रास्ता चाहिए, उसी तरह इस पार से उस पार जाने के लिए भी रास्ता चाहिए, जो कि ऑर्बिटल सेप्टम देता नहीं है, ये इसे कवर करके रखता है। तो ये हमारे एक मेम्ब्रेनस लेयर ही है, बहुत थिन है, बट हमारे आईलिड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसी चीज को देखिए इस फिगर में भी समझाया गया है। ये हमारा फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये हमारा फ्रंटल बोन है, ये इसका कवरिंग पेरीऑस्टियम है, ठीक है। यहाँ पे आर्कस मार्जिनलिस है जिससे कि ऑर्बिटल सेप्टम निकल रही है और टार्सस से अटैच होगी। चलिए अब देखिए हमारा जो ऑर्बिटल सेप्टम है ये हमारे आईलिड को दो टाइप में बांट दिया, एक प्रीसेप्टल एक ऑर्बिटल। एक ऐसे लाइनिंग है, इसके इधर प्रीसेप्टल पार्ट है, इसके अंदर ऑर्बिटल। प्रीसेप्टल पार्ट में अगर
प्रीसेप्टल पार्ट जो कि ऑर्बिटल सेप्टम से एंटीरियर होता है। अगर इसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये क्या करती है, ऑर्बिट को, ऑर्बिटल पार्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखती है, बचा के रखती है, और इसे आसानी से ट्रीट किया जा सकता है बाय द ओरल और आईवी एंटीबायोटिक, यानी कि हम पिल्स लेके या इसे रोक सकते हैं, या फिर आईवी इंटरवेनस जो एंटीबायोटिक्स होता है उसके थ्रू रोक सकते हैं। अब देखिए इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन एंटीबैक्टीरियल ड्रग से ठीक होगा, तो या तो हम ओरल ले या फिर आईवी ले। नो हॉस्पिटलाइजेशन और सर्जरी रिक्वायर्ड, इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, सर्जरी की भी जरूरत नहीं है, बस हम सिंपल पिल्स से या इंजेक्शन से इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑर्बिट तक पहुंच जाए, ऑर्बिटल सेप्टम में गड़बड़ी हो जाए या उसकी लाइनिंग मेम्ब्रेन जो है और थिक हो जाए, जिस वजह से ये क्या हो जाए, या बहुत ज़्यादा चोट लग जाए जिससे ऑर्बिटल सेप्टम रप्चर हो जाए, तो ये हमारा ऑर्बिट तक ट्रॉमा को या इन्फेक्शन को लेके जा सकती है। तो ये वाला कंडीशन हमारे लिए इमरजेंसी का कंडीशन हो जाता है। इन्फेक्शन ब्रीच सेप्टम इन्वॉल्विंग डीपर कंपार्टमेंट, तो इसमें क्या होती है, इन्फेक्शन सेप्टम तक पहुंच जाती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि लॉस ऑफ विजन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या है, हमने बताया था आपको कि ब्रेन का जो कवरिंग होता है उसको मेनिंजेस कहते हैं, तो ये ऑर्बिट होते हुए ब्रेन तक के कवरिंग को इफेक्ट कर सकती है, जिससे मेनिंजाइटिस हो जाएगा। कवर्नर साइनस क्या होता है, ऑर्बिट के पास कवर्नर साइनस होती है, जिसमें अगर थ्रोम्बोसिस मीन्स आरबीसी बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जा रहा है, तो वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। चलिए इसको हम आपको इसमें समझा रहे हैं, इसके लिए मैंने पीपीटी लाया हुआ है। कवर्नर साइनस थ्रोम्बोसिस, देखिए अगर ये चीज़ हो जाए तो क्या होगा, इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इसको हम डायग्नोस करते हैं किससे, तो एमआरआई या सीटी करके ब्रेन का, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीकोगुलेंट लेंगे। एंटीकोगुलेंट कौन, जो ब्लड को क्लॉट कर दे, ताकि हमारा जो इन्फेक्शन है वहाँ जो ब्लड एक्युमुलेट हुआ है वो वहीं स्टॉप हो जाए। इसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी लेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि सर्जिकल ड्रेनेज भी करने पड़े, यानी कि वहाँ जो ब्लड का एक्युमुलेशन हुआ है उसे सर्जरी करके निकालना पड़े। इसका फाइंडिंग क्या हो सकता है, हमें क्या होगा, हेडेक हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, फीवर आ सकती है, नाक से कुछ डिस्चार्ज आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमें नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकती है, ठीक है। और इसके कारण इस कवर्नर साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से हमारा ऑप्थेल्मोप्लेगिया भी हो सकता है, मीन्स क्रेनियल नर्व 3rd, 4th एंड 6th जो है डिस्टर्ब हो सकता है। ये उस वजह से टोशिश हो सकती है, पुपिल का डायलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसेशन का लॉस हो सकता है, जो कि इसके अलावा देखिए सेप्सिस भी हो सकती है। सेप्सिस क्या है बॉस, तो सेप्सिस एक कंडीशन है जिसमें हमें फीवर आता है, ठीक है, सर भारी भारी लगता है और कमजोरियां होती है। जब बहुत ज़्यादा सेप्सिस हो तो कुछ अंग काम करना, ऑर्गन जो है ये भी काम करना बंद कर सकती है। ये इसके अलावा सेप्सिस एक इतना ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होता है जिसमें कि हमारा ब्लड का प्रेशर भी ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो जब ऐसा हो, आपके आँख में चोट लगे और उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिरने लगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कहीं सेप्सिस का कंडीशन तो नहीं हो रखा है। तो इसलिए आप बहुत ही जल्दी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जाके मिलेंगे ताकि कोई और दिक्कत उससे ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियोरिस LPS मसल, जो कि लाइव बिहाइंड द सेप्टम, हमारे सेप्टम के बगल में होता है। चलिए इसे मेन रिट्रैक्टर एंड एलिवेटर ऑफ द आईलिड कहते हैं। ये क्या होता है, हमारे एंटीरियर भाग तक आती है, जो कि उसके बाद लेवेटर एपिन्यूरोसिस हम बताए हुए थे आपको, उसमें कन्वर्ट होती है। उसके बगल में म्यूलर मसल्स होता है और जाके वो आईलिड से जुड़ती है और इसे पुल करती है, जिससे कि हमारा आईलिड क्या होता है, रिट्रैक्ट होता है, ठीक है।
या एलिवेट होता है। इसका ओरिजिन क्या है, तो लेसर विंग ऑफ द स्फिनॉइड एट द ऑर्बिट एपेक्स। ऑर्बिट का जो एपेक्स होता है पीछे पोस्टीरियर साइड में, वहां के लेसर विंग से ये ओरिजिनेट होता है। ओके, जैसा कि हमने इस चीज को पहले भी देखा है कि एलपीएस मसल्स पहले हॉरिजॉन्टली आती है और ऑर्बिटल ट्यूबरकल के पास आकर ये डिवाइड हो जाती है एक लिवेटर एपोन्यूरोसिस में और म्यूलर्स मसल में। म्यूलर्स मसल जो है रिट्रैक्टर का काम करता है, सेकेंड रिट्रैक्टर है, और लिवेटर एपोन्यूरोसिस जो है अपर आईलिड में आकर अटैच हो जाती है, मसल्स कवर्ड बाय फेशियल शीथ। ये और जितने भी हमारे बॉडी में स्केलेटल मसल है वो अपने चारों ओर एक कवरिंग रखती है, जिसे शीथ कहते हैं और फेशियल शीथ नाम है। ठीक है, इसी तरह एलपीएस मसल भी, चूंकि मैंने बताया कि एक स्केलेटल मसल है, तो इसके ऊपर भी एक कवरिंग होगी जिसे फेशियल शीथ कहेंगे। ठीक है, और जब ये विटनाल्स ट्यूबरकल के पास डिवाइड होती है तो ये जो फेशियल शीथ है ये लिवेटर एपोन्यूरोसिस में कन्वर्ट होती है, जो कि आगे जाकर विटनाल्स लिगामेंट बनाती है। चलिए, इसी चीज को अभी हमने देखा कि एलपीएस पहले हॉरिजॉन्टली आती है, उसके बाद डिवाइड कर जाती है किसमें, लिवेटर एपोन्यूरोसिस में, जो कि विटनाल्स लिगामेंट बनाती है, और म्यूलर्स मसल में। ठीक है, Before Wittnall's, LPS work in an anterior-posterior direction. Wittnall's ligament से आने से पहले ये क्या करती है, anterior-posterior direction में ट्रेवल करती है। उसके बाद आफ्टर Wittnall's it change direction to work superior to inferior। से समझिए, हॉरिजॉन्टली आती है तो ये anterior to posterior डायरेक्शन में जाती है और विटनाल्स ट्यूबर के पास ये सुपीरियर टू इंफीरियर हो जाती है। ओके, द हॉरिजॉन्टल पार्ट बिफोर द लिगामेंट इज द मस्कुलर पार्ट, जबकि द वर्टिकल पार्ट आफ्टर द लिगामेंट इज एपोन्यूरोसिस टेंडन। ठीक है, मैंने लिगामेंट टेंडन में डिफरेंस आपको बता दिया है। सेकेंड रीजन क्या है, द रीजन है कि एट द लेवल ऑफ विटनाल्स द एलपीएस डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, विच इज फर्स्ट इज सुपरफिशियल फाइबर्स, जो कि लिवेटर एपोन्यूरोसिस है, वर्टिकल टेंडन है, इंसर्ट इनटू टार्सल प्लेट एंड अपर आईलिड, लेंथ 40 to 20 मीटर, एंड डीप फाइबर मेक्स म्यूलर्स मसल। मैंने बताया कि एलपीएस डिवाइड कर जाती है विटनाल्स ट्यूबरकल के पास, और एक सुपरफिशियल फाइबर जो कि लिवेटर एपोन्यूरोसिस है वो बनाती है, और एक डीप फाइबर है जो कि म्यूलर्स मसल बनाती है। ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये 40 mm का होता है, जबकि ये जो सुपीरियर टू इंफीरियर वर्टिकल पार्ट है ये 14 to 20 mm की होती है। चलिए अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं एलपीएस एंड म्यूलर्स मसल में। एलपीएस क्या है, स्केलेटल मसल है, स्ट्रैटेड मसल है, क्योंकि इसमें डार्क एंड लाइट बैंड प्रोमिनेंट दिखती है, जबकि म्यूलर्स मसल क्या स्मूथ मसल है, जिसमें कि लाइट एंड डार्क बैंड होती तो है पर वो दिखती नहीं है। एलपीएस का फंक्शन है ये प्राइमरी आईलिड एलिवेशन करता है, वॉलेंट्री वाला। ठीक है, हमारा जो एलपीएस है ये वॉलेंट्री, जैसे हम आईलिड देखिए इसे क्या बंद किए, प्रोटेक्टर का काम किए, जो कि हमारा ऑर्बिकुलस ओकुलाई मसल करता है, और जब हम आंख खोले तो ये रिट्रैक्टर का काम किया, तो ये हमारा एलपीएस करता है, तो ये वॉलेंट्री है। ठीक है, और म्यूलर्स मसल जो है ये सेकेंडरी एलिवेशन करता है, जो कि इनवॉलेंट्री होता है। जैसे कि हमने बताया कि मामला लीगल है सीजन 2 में, जो हमारे भोजपुरी के स्टार निर्वा है उनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट था, तो वो क्यों हो रहा था, क्योंकि उनका जो म्यूलर मसल है वो उसमें डिसफंक्शन आ गया था, इस वजह से। एलपीएस जो है ये ओक्लो मोटर नर्व, क्रेनियल नर्व जो हमारा तीसरा है उसका इनर्वेशन है, जबकि म्यूलर्स मसल क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन है। एलपीएस का लोकेशन क्या है, ये सुपीरियर ऑर्बिट के अलोंग होती है और सुपीरियर रेक्टस मसल के अलोंग आती है। ठीक है, जबकि म्यूलर्स मसल जो है ये पोस्टीरियर टू एलपीएस एपोन्यूरोसिस, मैंने बताया ना कि एलपीएस मसल जब डिवाइड करती है तो लिवेटर पाल्पेब्रल एपोन्यूरोसिस बनाती है, और उसके पोस्टीरियर साइड में हमारा म्यूलर्स मसल होता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये देखेंगे। जब एलपीएस जो है पैरालाइज कर जाता है तो सीवियर टोसिस होती है, आईलिड ड्रॉप कर जाता है। अब देखिए एलपीएस क्या करता है, इसे रिट्रैक्ट करके रखता है, अगर वो पैरालाइज कर जाएगा तो ये क्या होगा, गिर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। और अगर
म्यूलर्स मसल का डिस्फंक्शन हो जाए तो ये हॉर्नर सिंड्रोम कॉज करती है, जो कि माइल्ड टोसिस है, अप्रोक्स 2 mm तक होता है। समझेंगे हॉर्नर सिंड्रोम। रेयर डिस्ट्रप्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व पाथवे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और कंजेनिटल। ये जो हॉर्नर सिंड्रोम है ये तो कंजेनिटल भी हो सकती है, ठीक है, या नहीं तो ये सिंपैथेटिक नर्व पाथवे के डिस्फंक्शन होने से, डिस्टर्बेंस होने से भी हो सकती है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को मैं क्रिनियल नर्व वाले लेक्चर में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो ये हमें टोसिस कॉज कर सकती है, ड्रॉपिंग अपर लिड, समटाइम्स अपसाइड डाउन, लोअर लिड एलिवेशन, ठीक है। मियोसिस हो सकती है। मियोसिस में क्या होता है, प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और ये डार्क में वाइड नहीं हो पाती है। मीन्स जब देखिए अंधेरा होता है तो हमारा प्यूपिल फैल जाता है, और जब लाइट आता है तो वो सिकुड़ जाता है। तो मियोसिस में अंधेरा होने के बावजूद भी हमारा प्यूपिल वाइड नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग मियोसिस कहते हैं। एक होता है आइरिस हेटेरोक्रोमिया, यानी कि जो हमारा नॉर्मल आई है उसमें दोनों आई का कलर सेम होता है। तो चलिए अब हम लोग हेटेरोक्रोमिया देखते हैं। हेटेरोक्रोमिया 3 तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट हेटेरोक्रोमिया, दूसरा होता है सेंट्रल हेटेरोक्रोमिया, और तीसरा होता है सेक्टरल हेटेरोक्रोमिया। कंप्लीट हेटेरोक्रोमिया में एक आंख हमारा जो नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, दोनों आंख नॉर्मल शेप एंड साइज का ही होता है, बस कलर का डिफरेंस होता है। तो एक आंख जो है वो एक कलर का होता है, दूसरा आंख दूसरे कलर का होता है, ठीक है। सेंट्रल हेटेरोक्रोमिया में हमारा जो आइरिस प्यूपिल बना रहा है, प्यूपिल के आइरिस का एंडिंग और प्यूपिल के स्टार्टिंग के पास जो कलर है आइरिस का वो चेंज होता है, जैसा कि आप फिगर में समझ सकते हैं, ठीक है। सेक्टरल हेटेरोक्रोमिया में क्या होता है, एक आंख कंप्लीट कलर नहीं होता है, एक सेक्टर में होता है, चाहे वो लेटरल साइड हो चाहे वो इंफीरियर साइड हो, जिस तरह से इस फिगर में लेटरल साइड कलर्ड है, तो इस तरह की कंडीशन को हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। इसके अलावा होता है एनोप्थेल्मस, जो कि सेकेंड आई अपियरेंस है। मीन्स इसमें क्या होता है, एक आंख नॉर्मल साइज का होता है, दूसरा आंख छोटा हो जाता है, समझिए। अगर आईलिड ड्रॉप कर जाए तो उसे टोसिस कहते हैं। अलग प्यूपिल का कलर अलग हो तो उसे हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। अगर आई बॉल बड़ा हो जाए नॉर्मल साइज से तो उसे एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। अगर छोटा हो जाए तो उसे एनोप्थेल्मस कहते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक्सोप्थेल्मस का एग्जाम्पल। इनका आई बॉल देखिए बड़ा है, और इसे प्रोप्टोसिस भी कहते हैं, समझेंगे। एक्सोप्थेल्मस का ही एक कंडीशन होता है प्रोप्टोसिस। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि जो हमारा आइलेसिस है इनके पास हमारा ये कॉर्निया का इंटीरियर पार्ट आ रहा है, जबकि प्रोप्टोसिस में क्या होता है कि कॉर्निया आगे आ जाती है, आईबॉल बड़ा होता है, कॉर्निया आगे आ जाती है, देख सकते हैं यहाँ लेंस के पास एक नॉर्मल लाइन हमारा है, फिगर से आप समझ सकते हैं। इस तरह की कंडीशन में क्या कहेंगे कि प्रोप्टोसिस हुआ है। प्रोप्टोसिस क्या है, बल्जिंग आई है, ठीक है। प्रोप्टोसिस रेफर टू एबनॉर्मल फॉरवर्ड डिस्प्लेशन ऑफ द आईबॉल फ्रॉम द ऑर्बिट। यह ना फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है और एबनॉर्मल, क्योंकि ये कंडीशन नॉर्मल तो है नहीं, एबनॉर्मल कंडीशन है। ये कब होता है, जब थायराइड डिजीज हो जाती है उस वजह से, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज है एडल्ट में। ऑर्बिटल ट्यूमर्स की वजह से भी ये आगे आ सकती है, ठीक है। और उसके अलावा कवर्नर साइनस सिंड्रोम में भी आ सकती है, जो कि ऑर्बिटल ट्यूमर या ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन का ही एक पार्ट है। इसके बाद एनोप्थेल्मस, फिगर से समझिए एक नॉर्मल शेप एंड साइज का आई है, दूसरा क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। ये क्यों होता है, तो ये हमारा आई जो है ये पोस्टीरियर डिस्प्लेस हो जाता है। जब एंटीरियर डिस्प्लेस हो तो एक्सोप्थेल्मस और प्रोप्टोसिस, जब वो पोस्टीरियर डिस्प्लेस हो तो उसे एनोप्थेल्मस कहेंगे। चलिए हॉर्नर सिंड्रोम देखते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा जो सीएनएस है वो पैरालाइज्ड हो जाता है या वो इन्फेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा म्यूलर्स मसल डिसफंक्शन कर जाती है। इसे हम टेस्ट करते हैं कोकीन आई ड्रॉप से, जो कि 4% या 10% के कंपोजिशन में आता है। जब इसे हम दोनों आंख में डालते हैं तो नॉर्मल आई जो है वो डायलेट कर जाती है, बट ड्रॉप डालने से 30 से 60 मिनट तक हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। जब प्यूपिल डायलेट हो जाएगी
कोई भी एक, तब हम उसे टॉर्च से देखेंगे तो नॉर्मल वाला जो प्यूपिल होगा वो डायलेट किया होगा, जबकि म्यूलर्स मसल जिस आई का डिस्फंक्शन किया होगा, हॉर्नर सिंड्रोम से जो इफेक्टेड होगा उसका पुपिल डायलेट नहीं करेगा। ठीक है। कोकीन कॉज अ नॉर्मल पुपिल टू डायलेट बाय कीपिंग नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिव एट द नर्व एंडिंग। अ हॉर्नर सिंड्रोम पुपिल डायलेट्स पुअरली और नॉट एट ऑल ड्यू टू नर्व डैमेज। क्या होता है कि ये जो कोकीन ड्रॉप आई ड्रॉप है, ये हमारा जो सीएनएस का नर्व एंड है जहां साइनेप्स बनता है, वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन को सिक्रीट करती है, जिससे हमारा नॉर्मल आई का पुपिल डायलेट होता है। जबकि जो हॉर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड आई है उसमें नॉरएपिनेफ्रिन नहीं निकलती है साइनेप्स में, तो उस वजह से वह उस आई का पुपिल डायलेट नहीं होता है। इस कंडीशन को एनाइसोकोरिया कहते हैं। डिफरेंट इन साइज बिटवीन द टू आई प्यूपिल्स। पॉजिटिव हॉर्नर सिंड्रोम एनाइसोकोरिया ऑफ 1 mm और ग्रेटर, मीन्स कि अगर हॉर्नर सिंड्रोम हुआ है तो दोनों प्यूपिल के बीच का जो डिफरेंस होगा वह 1 mm का होगा। इसे हम MRI करके, CT करके और एक्सरे करके भी देख सकते हैं। बट इस एक चीज का याद रखेंगे आप लोग कि MRI CT ब्रेन का होगा, एक्सरे ऑर्बिट का नहीं करेंगे, एक्सरे चेस्ट का करेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग LPS का अटैचमेंट और लीड क्रीज। द LPS aponeurosis send extension everywhere, run forward and pierce through the orbicularis oculi muscle to attach the under surface of eyelid skin। मैंने बताया कि लेवेटर एपोन्यूरोसिस जो है वो eyelid skin में बहुत जगह अपना एक्सटेंशन देती है। लीड क्रीज क्या है? The pool of levator muscle on the skin forms the lead crease. It is not formed by the orbicularis muscle, even though orbicularis lie directly under the skin। समझेंगे इसे फिगर से। देखिए ये जो बन रहा है ये लाइनिंग जो बन रहा है इसे ही हम लोग लीड क्रीज कहते हैं। क्यों बनता है ये? तो जब LPS मसल हमारे आईलिड को ऊपर खींचेगी, देखिए ऊपर खींचेगी तो आईलिड पीछे जाएगा, और ये वाला मसल, ये वाला स्किन जो है यहीं रहेगा, ऑर्बिटल पार्ट का जो स्किन है यहीं रहेगा, और ये पीछे जाएगा, तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, यहाँ लाइनिंग बनेगी। अब इनसे भी बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। देखिए ये हमारा नॉर्मल कंडीशन का है। ठीक है। ये हमारा लीड क्रीज और आईलिड के बीच का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखिए ये नॉर्मल आई का है। जब इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो इसको हाई क्रीज कहेंगे। ये मीडियम साइज का है। अब कई सारे पेशेंट में ये 2-3 बनती है, जिसे मल्टीपल क्रीज कहते हैं। और जब क्या हो, अपर जाने के बावजूद आधा क्रीज बने, इस तरह से देखिए आधा ही क्रीज बने तो उसे लो आईलिड कहेंगे। और जब क्रीज नहीं बने या बहुत कम दिखे तो उसे, उस कंडीशन को टोसिस कहते हैं। अब जरा सा म्यूलर्स मसल को हम लोग देखते हैं। नॉन एज सुपीरियर टार्सल मसल, स्मूथ मसल। ठीक है। ये सुपीरियर टार्सल मसल क्योंकि टार्सल्स के ऊपर होता है तो इसे सुपीरियर टार्सल मसल भी कह सकते हैं। स्मूथ मसल होता है। arise from the under surface of LPS at Wittnall's ligament level, बता चुका हूं मैं। insert into the upper border of the tarsus के upper border में insert करती है। innervated by sympathetic nervous system, contribution इनका क्या है, elevation lead by only 1/2 mm, बस इनर्वेशन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और ये लीड को 1 से 2 mm तक क्या करती है, एलिवेट करती है। तो जब म्यूलर मसल डिसफंक्शन होगा, हॉर्नर सिंड्रोम होगा, तो प्यूपुल का भी डायलेशन क्या होगा, 1 से 2 mm तक ही दिखेगा। थोड़ा सा इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। एक चीज देखेंगे जो एसेसरी एलिवेटर है उसके बारे में। ये हमारा फ्रंटालिस मसल, ठीक है, ये जो फोरहेड के पास, यहाँ का ये जो फोरहेड के पास मसल है इसे फ्रंटालिस मसल कहते हैं। ये माइनर एसेसरी रोल करता है एलिवेशन में। इन सीवियर टोसिस विद पुअर LPS एक्शन, पेशेंट compensate using the frontalis to elevate the lid. This is known as frontalis over action. जब क्या होता है, पुअर LPS हो जाता है, टोसिस हो जाता है, तो पेशेंट आंख को खोलने के लिए ऐसे करके खोलते हैं, फ्रंटालिस मसल से जोर लगाते हैं। इस कंडीशन को फ्रंटालिस ओवर एक्शन कहते हैं। ठीक है।
हॉर्नर सिंड्रोम पैरालिसिस लीड टू माइल्ड अपर लिटोसिस 1 से 2 mm तक। थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, म्यूलर्स मसल ओवर स्टिमुलेट, आईलिड रिट्रैक्ट। तो हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, आईलिड डाउन हो जाता है, और में थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी में आईलिड क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी हॉर्नर सिंड्रोम में प्रोटेक्ट होता है और थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी में रिट्रैक्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमारा आँख क्या होता लगता है, बाहर आ गया है।